हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और घर के अंदर होंगे। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो बाकी के केमिकल रिएक्शन बचे रह गए हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन रिएक्शन और दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। बाकी के 3 रिएक्शन और बचे रह गए हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तीनों टाइप के जो रिएक्शन हैं उनको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इनके बीच के कुछ रिएक्शन आएंगे, लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल देरी नहीं करते, अपने कंप्यूटर्स में भी चलते हैं और आज का सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 क्लास 10th का साइंस का, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फाउंडेशन कोर्स है, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका है। फाउंडेशन कोर्स हम जो लॉन्च कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है इस कोर्स का, आपको आइडिया होगा अगर आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें इस चैप्टर से पढ़ ली है। बैलेंस, अनबैलेंस इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी पार्ट ही बचा रह जाएगा, है ना। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा और ये चैप्टर खत्म। शिट, लाइट गोल हो गई। ओहो, चलो ठीक है यार, अब तो कंटिन्यू कर दिया, अब तो अपन कंप्लीट करके ही हार मानेंगे, है ना। तो चलो यार अपन स्टार्ट करते हैं। लाइट का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, आज क्लास छूट जाएगी। अपन स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यार, ऑलरेडी हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही बहुत लोग को आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन को यहाँ पे क्या करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी हमें किसी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करना है उसकी प्लेस से। कुछ ऐसा ही होने वाला है इसमें, हम करेंगे नहीं, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब भी नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए के साथ एग्जाम्पल ले, देखो ए जो है वो बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ए ज़्यादा पावरफुल हुआ किससे, बी से, तो क्या करेगा, ए लात मार के बी को भगा देगा और बी की जगह पे खुद आ जाएगा। तो बन जाएगा इक्वेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा ए सी, साथ में बी बेचारा अकेला हो जाएगा। यानी क्या किया, उसकी गर्लफ्रेंड को छटका लिया। ऐसा ही ना यार, ये बंदा ज़्यादा पावरफुल था, मार पीट के उस बॉयफ्रेंड को भगा दिया, बस हो गई, बन गई जोड़ी, लाइक दैट। अरे यार जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इसको सीरियस में लेके इस रास्ते में बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, और खासकर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना मेटल्स के साथ ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ, ठीक है। ओनली आई होप सॉरी, नॉट नॉन मेटल, ओनली फॉर मेटल के साथ ही चीज़ें होता है। जो इसके इक्वेशंस बनेंगे आप उसमें देखोगे दोनों तरफ मेटल्स ही होंगे, एक मेटल दूसरे मेटल को ओवरकम करके उसकी प्लेस ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ कि ए रिएक्ट विथ डी से रिएक्ट कर रहा है। अब जो ए अगर डी से कम रिएक्टिव है, देन यहाँ पे कौन सा कोई रिएक्शन होगा, बिल्कुल इधर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर ए कम पावरफुल है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू डी, तो डी को तो वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा,
देयरफॉर प्रोडक्ट साइड में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब यार यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर हमें कैसे पता कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा। तो यार देखो, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं आप लोगों की याद करवा रहा हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है, यही आपको याद करना है। देख लो ऊपर के जो चार एल्यूमिनियम तक ये जो कुछ मेटल्स दिख रहे हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं इजीली। फिर बीच के जो हैं यहाँ तक ये तीन, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, एल्युमिनियम भी थोड़ा बहुत है ना, ये मीडियम रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी इसकी कम रहती है। और नीचे जो है कॉपर, Hg, Ag और Au, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो आपको यही सीरीज याद करना है। मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल रिएक्शन दे दिया जिंक रिएक्ट विथ PbO टू गिव क्या देगा, तो जिंक क्या Pb को रिप्लेस कर पाएगा। तो देखो जिंक है यहाँ, Pb है यहाँ, तो और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है Pb से, तो ऑफ कोर्स जिंक इसको हटा देगा, यहाँ से बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस Pb अलग हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो यही चीज़ आपको याद करना है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा पहले आएगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसको याद करने का देखो एक तरीका, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से याद करिए। एक लाइन लिखिए, ये लाइन याद कर लो आप। जैसे कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये लाइन याद कर लो, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। देखो कैटरीना का के यानी पोटेशियम, कैटरीना ने यानी सोडियम, कार का सी यानी कैल्शियम, मांगी का एम यानी मैग्नीशियम, ऑल्टो का एल यानी एल्यूमिनियम, जिंक जेन का जिंक, फरारी फेरियस यानी आयरन, देखो ना एफ यानी आयरन। फिर भी को कैसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के लिख दे फिर भी हिंदी में, Pb यानी लीड। क्यों को कैसे लिख सकते हैं, Cu भी लिख सकते हैं, तो कॉपर। मिली यानी मरकरी Hg, मिली यानी मरकरी Hg। सिल्वर तो याद ही हो गया, सिल्वर का Ag, और ऑडी Au का यानी गोल्ड, है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर और हाइड्रोजन कहाँ गया, तो यार हाइड्रोजन अल्कालीज मेटल्स में आते हैं, ठीक है, यानी मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है। तो ऐसे कभी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग कि आपको हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी ऐसे पूछ दे। कभी कभार एक आग मिल गया तो आप बता ही लोगे हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, लीड के बाद रहता है, लीड के बाद कॉपर के ऊपर, याद रखना ये चीज़, है ना। तो आगे देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, पेन कॉपी उठा लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये डेफिनेशन लिखो, ठीक है, और फिर नीचे रिएक्शन लिखो। आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड मेक्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसी चीज़ को लाइन में लिखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B. If B is more reactive than A, then A will not displace C from BC, ठीक है, सॉरी, A will not displace B from BC and the reaction will not taking place, जैसे मैंने बताया ये वाला केस है ना। अगर A कम रिएक्टिव है D से तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, हमेशा A अगर ज़्यादा रिएक्टिव है B से तभी उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है, लाइक दिस। और एग्जाम्पल ले लो, जिंक रिएक्ट विथ HCl, देखो आ गया H हाइड्रोजन वाला, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक कैन डिस्प्लेस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। एक और देख लो, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा है तो जिंक सल्फेट और कॉपर, ये बन गया, है ना। अब ये देखो यहाँ कुछ फिगर बनाया हूँ, ये देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का मैंने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल यानी Fe डाल दिया, तो आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का पानी यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें आयरन नेल यानी आयरन। तो देखो आयरन को जब कॉपर सल्फेट से हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इस पानी में से जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस करके आयरन उसकी जगह पे आ जाएगा, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो देखो उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखो क्या होगा, आयरन नेल जो है,
आयरन नेल जो है, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन क्या हो गया है, आयरन नेल पे आ जाएगा क्या, आयरन नेल पे आ जाएगा कॉपर। तो देखो आयरन नेल हो जाएगा ब्राउन कलर का, उसके ऊपर कॉपर बैठ जाएगा। और पानी में, पानी जो है, जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर हट गया तो बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन वाइट कलर का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर? आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, अपन चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल के साथ होता है, नॉन मेटल्स के साथ ही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ मेटल के, जैसे आयरन इज ए मेटल, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो मेटल सॉल्यूशन, है ना। तो आयरन कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, लाइक दैट। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना नॉन मेटल्स के साथ होता है। एग्जाम्पल देख लो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल इक्वेशन क्या है कि अगर ए बी और सी डी, मान लो एक कपल ये हो गया और ये दूसरा कपल है, अब ये भाई मन मचक गया थोड़ा सा तो एक्सचेंज कर लिए लाइक दैट। तो ये भाई इसके पास, ये इसके पास, है ना। नॉट एक्सचेंजिंग होता है ना, छोड़ के चली गई, भाग गई दूसरे के पास और उसकी वाली किसी और के पास, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। उसकी वाली तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी वाली उसके पास चली गई, देन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल 2 बार कांड हो गया, लाइक दैट, है ना। सो ए बी में से क्या हुआ, ए चला गया, इस तरीके से ये रिएक्ट, इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखते, इसमें बस कर देते हैं, है ना। इसको उसको भेज देते हैं, उसके वाले को अपने ले लेते हैं, कर देते हैं, है ना। तो देखो जैसे सोडियम सल्फेट हमने लिया और बेरिलियम क्लोराइड, दोनों नॉन मेटल है, सोडियम भी नॉन मेटल है, बेरिलियम भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल सॉल्यूशन है। तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा और ये बेरिलियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और बन जाएगा बेरिलियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने आता ही है, कर लेना आप लोग। आगे देखो, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, white precipitate of barium sulfate is formed along the sodium chloride, है ना। तो बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब रिएक्ट करोगे तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये हमें पता है। बट बेरिलियम सल्फेट जो है ना थोड़ा सा भारी होता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये फिगर देखो, आप ध्यान में देखो, ये फिगर में देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये यही तो है, ये प्रेसिपिटेट हो गया, पाउडर फॉर्म में नीचे जाकर जम गया टेस्ट ट्यूब में। तो दैट इज द बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, बेरिलियम सल्फर नीचे जाकर जम गया। और ऐसे रिएक्शन को ही अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन मेटल के साथ भी रिएक्ट काम करता है, नॉन मेटल के साथ भी काम करता है, दोनों एल्कली मेटल होता है, डुअल नेचर शो करता है ना। सो अपन यहाँ पे यूज़ कर लिए, तो सोडियम चला गया क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन चला गया इसके पास, तो बन गया H2O और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, है ना। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में। Now, double displacement reaction in which precipitate is formed is known as precipitation reaction. ठीक है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यार देखो, आगे हम दो डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 रिएक्शन और पढ़ने वाले, एक तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। और तो देखो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। हमेशा जो प्रेसिपिटेट, जब 2 सॉल्ट्स मिलते हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिलना ही मिल रहा है। तो लाइक देखो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट, एक्वस सोल्यूशन यानी पानी ज़्यादा और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसकी परसेंटेज कम। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, इधर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड और इधर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर भारी है तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा सिल्वर, है ना, Ag। तो ये क्या है, ऐसे रिएक्शन को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया।
चलिए आगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप इतना मस्त डिटेल से पढ़ोगे ना कि ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। बट डोंट वरी, मैं आपका डाउट्स यहीं क्लियर कर दूंगा। क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस ऑफ टू फॉर्म अ सॉल्ट, वी नो डैट, जब हमको पता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बोलता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, एसिड देखो, एसिड को अगर प्लस मान लें और बेस को अगर नेगेटिव मान लें तो प्लस माइनस जीरो, तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होता है ना। तो यही मतलब हुआ, एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस भी कभी कभी देता है। ठीक है, तो ये इस होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन यानी ऐसी कोई पावरफुल चीज रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाए। तो एसिड यानी प्लस, बेस यानी माइनस, प्लस माइनस जीरो, तो न्यूट्रल हो गया। तो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है, तो माइनस लिख देते हैं इसको। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके बन गया जीरो, यानी सॉल्ट, NaCl सॉल्ट बन गया, और वाटर, है ना। तो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट भी 3 टाइप के होते हैं बच्चा लोग, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और आपका होता है न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट भी 3 टाइप के होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर मिलें तो एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बनेंगे तो वीक एसिड क्या करेगा, थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बेस तो बच जाएगा, तो जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा। अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर वीक एसिड और वीक बेस मिलकर बनेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपन का जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी सॉल्ट न्यूट्रल होना चाहिए। तो अपन NaOH की बात करें तो NaOH क्या है, NaOH क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों न्यूट्रल होके बन गए जीरो, न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज NaCl न्यूट्रल। ठीक है, जिसको हम घर में यूज़ करते हैं। अगर वो एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट होता तो दिक्कत हो जाता हम लोग को, है ना। हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट NaCl खाते हैं घर में, क्यों, कैसे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। एसिड बेस एंड रिएक्शन में अपन ये चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे। चलो यार आगे चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है भैया, रिडॉक्स यानी रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देन वो रिएक्शन को अपन लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या है, एन ऑक्सीडेशन, और रिडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, that is the redox reaction. An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of a molecule, atom or ion changes by gaining or losing of electron. ठीक है, तो देखो अपन ऑक्सीडेशन को समझते हैं पहले और रिडक्शन को पहले समझते हैं, देन अपन रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है अगर किसी आपकी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। डोंट वरी, अभी मैं इसको लिख कर एक बड़े अच्छे से इनको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा आपको। नाउ रिडक्शन, जैसे ये देखो एग्जांपल, कॉपर है और ऑक्सीजन है, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बन गए कॉपर ऑक्साइड। तो देखो क्या हुआ, कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या दूं, लाइक आयरन रिएक्ट विथ HCl, है ना, तो आयरन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हाइड्रोजन का निकलना HCl में से, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, है ना, आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन अलग हो गया, ओके। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो क्या हुआ? क्या हमने बताया था ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखना। वहीं रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का ऐड होना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और जिंक अकेला हो गया, है ना। देखो ना, इसमें देखो, इसमें देखो, जिंक ऑक्साइड में से जिंक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और ये देखो कॉपर में, कार्बन में यहाँ देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाना यानी रिडक्शन, कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना यानी ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, देयरफॉर ये जो रिएक्शन है वो रियोडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ये देखो एक और एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऐड हो गया यानी ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन बच्चा लोग, क्या कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखोगे ना ही हाइड्रोजन होगा ना ही ऑक्सीजन होगा, फिर तुम कैसे पहचानोगे कि वो रिएक्शन जो है ना, आप देखोगे कुछ ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है, अब इस क्लास में तो नहीं मिलेंगे, 11th-12th में मिलेंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें आप देखोगे ना ही ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा, ना ही ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा, ना ही हाइड्रोजन का एडिशन, ना ही हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। फिर कैसे तुम पहचानोगे कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है या रिडॉक्स हो रहा है, कैसे पहचानोगे? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फंडा के अलावा एक और तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए। जैसे ऑक्सीडेशन में नॉन मेटेलिक एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना, ये भी दर्शाता है कि वो हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम टू सेम। अब इन सब चीज़ों को ना मैं एक टेबल में लिख रहा हूँ, एक टेबल में लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इन सब चीज़ों को मैं एक टेबल बना के लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना ये टेबल एकदम अच्छी तरीके से। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, हैंग मार दिया क्या? देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना। एक तरफ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और इधर लिखता हूँ रिडक्शन। ये मैंने बनाया लाइन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका दूसरा यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मजा आया? आगे एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का एडिशन, और यहाँ पे एडिशन
ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यहाँ पे अगर नॉन मेटल किसी इक्वेशन में ऐड हो रहे हैं या मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। चौथा क्या है, रिमूवल या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना यानी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये भी दर्शाता है कि रिडक्शन हो रहा है। एक पॉइंट और बचा रह गया, एक पॉइंट और, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, क्योंकि देखो ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस चार्ज होता है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। देखो ना मेटल रिमूव हो रहा है यानी प्लस प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ मेटल, मेटल का एडिशन ऐड होना यानी इलेक्ट्रॉन का कम होना, लाइक दैट। किसी भी एलिमेंट में अगर प्लस बढ़ेगा तो माइनस कम होगा, माइनस बढ़ेगा तो प्लस कम होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो ये मैंने एक मस्त बना दिया है, इसको लिख लेना। अब देखो ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको मिलता है रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। और सेवंथ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट, ये 6 पॉइंट। और यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन एजेंट मिलेगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन एजेंट मिलेगा। घबराओ मत, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट समझा रहा हूँ, जस्ट वेट। ये देखो डेफिनेशन चाहो तो ये लिख लो, बट डेफिनेशन आई होप शायद नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा बहुत समझ में आया? और कह सकते हैं द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जिसमें द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, या वो सब्सटेंस जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग। जैसे अब इतना कॉम्प्लिकेटेड मत हो, देखो ये देखो कॉपर है, कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर, यहाँ पे देखोगे तो इधर बन गया प्रोडक्ट साइड में कॉपर, यानी ऑक्सीजन निकल गया, तो ये हो रहा है रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है किसमें? कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और H2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होके बन जा रहा है H2O, तो यहाँ पे रिडक्शन, H2O जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। बस यही फंडा है, ठीक है, एजेंट का। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर जिंक, ये दोनों एग्जाम्पल और हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो ये दोनों एग्जाम्पल भी, है ना, नोट कर सकते हो। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। हमने 3 चीज़ें पढ़ा इस वीडियो में, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, और रिडॉक्स रिएक्शन को भी हमने काफ़ी समझा, है ना। और वो भी जो मैंने लास्ट में डिफ्रेंशिएट करके बनाया उसको एकदम अच्छे से लिख लेना। हमेशा ऑक्सीडेशन का ऐड या रिमूवल से आप नहीं बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। कुछ ऐसे इक्वेशंस मिल जाएंगे जिसमें ना ही आपको ऑक्सीजन दिखेगा ना ही हाइड्रोजन दिखेगा, फिर उनको कैसे बताओगे? तो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देख के इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, उसकी हेल्प से आप बता पाओगे कि वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड और रिमूव होने से भी आप बता पाओगे कि वहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ आपको तरीका था रिडॉक्स रिएक्शन समझने का। बाकी आई होप तीनों जो केमिकल इक्वेशन था वो समझ में आ गया होगा। अब यार ये चैप्टर हो चुका है लगभग खत्म। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बता है कोरोजन और रेंसिडिटी। अगला लेक्चर जो हमारा परसों आएगा लेक्चर, उस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, और हमारा ये चैप्टर खत्म। 1-2 वीडियो और बनाऊंगा इस चैप्टर पे, इसके जो NCERT के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना उनके बेस्ड पे, उनके क्वेश्चंस के बेस पे अपन कुछ और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और देन ये चैप्टर खत्म करके अपन नेक्स्ट चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।